रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था। रूपल ने फिर क्यूरियोसिटी से ये देखने के लिए अपनी नजरें उठाई कि वो हाथ किसका था। अगले ही पल रूपल की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान था। आहान ने बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए विस्की की बोतल पकड़ ली थी। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया और उस मोटे और गंजे आदमी से कहा, आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। आहान के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से उस मोटे और गंजे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा, अच्छा, तो अब मैं बताता हूं कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। अपनी बात कहते हुए उस मोटे और गंजे आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मगर ये अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आहान के इस मूवमेंट से रूपल हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। डरी हुई रूपल को देखकर उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो रूपल? रूपल ने जवाब देते हुए जमीन पर गिरे हुए आदमी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, ये मोटा सुअर बदतमीज कहीं का, इसने आसपास किसी के ना होने की वजह से मेरा फायदा लेने की कोशिश की। रूपल की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल, प्राइड रेस्टोरेंट उसके ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के साथ ऐसा करने की, घटिया आदमी। अपनी बात कहते हुए प्रेम मल्होत्रा जाकर उस मोटे और गंजे आदमी के हाथ पर खड़ा हो गया। जरूर उस आदमी के हाथ की कोई हड्डी टूटी थी, इसलिए वो दर्द से करहाने लगा। मगर प्रेम मल्होत्रा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा राज बेदी ने भी उस मोटे आदमी को कई बार किक किया। वो दोनों इस सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही बेरहमी दिखा रहे थे। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा। अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने हैं, जो जूते पहने हैं और उसकी वॉच, ये सब बहुत महंगी ब्रांड्स के हैं। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। अगर ज्यादा मार पड़ने से इस आदमी को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात के लिए हम सब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। आहान ने अपनी ये बात अच्छे इरादे से कही थी। ऐसी बात नहीं थी कि आहान को उस मोटे और गंजे आदमी पर तरस आ रहा था, लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। मगर ये लड़के कहां समझने वाले थे। राज बेदी ने आहान से अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लें। राज बेदी की बात खत्म होते ही प्रेम मल्होत्रा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को आसानी से सेटल डाउन कर दूंगा। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और रूपल ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में सोचा, कहा मैं इस गुड फॉर नथिंग लड़के को थैंक्स कहने के मूड में थी और इस बेवकूफ आहान ने डरपोकों वाली बात कर दी। एक ही तो अच्छा इंप्रेशन था, आहान ने वो भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। रूपल को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। इसलिए रूपल ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ो इन सबको, हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। राज ने रूपल की बात मानकर डिसाइड किया। अब रूपल ने ही कह दिया तो इस मोटे को छोड़ देते हैं। इसके बाद रूपल
प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आ गए। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सब के साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। लगता है इस मोटे आदमी की चमड़ी इससे ज्यादा मोटी है। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इन सबको मजा चखाता हूं। प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था, वो मोटा और गंजा आदमी जिसका नाम गजेंद्र था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ ही आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था। अपने ही होटल में क्या ऐसे ही कुछ गुंडों को देखकर वो घबरा जाता? अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी। क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी, वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब जब सब जमीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक ही नहीं हो। प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चीयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर प्रेम, मेरे भाई, वाह कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मिस शनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और शनाया ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। पारस ने प्रेम से सवाल करते हुए कहा, भाई अब इन निठल्ले गुंडों का क्या करना है? क्या किसी को इन सबको दफनाने के लिए बुला लूं? पारस बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई। अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने सबको बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, मगर ये बात जिसने कही थी उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। प्रेम ने उस आदमी को बहुत ही घमंड के साथ चैलेंज करते हुए कहा, हाँ तो मैं कहां डरता हूं, तुम सामने तो आओ, मैं जरूर तुम्हारा भी सामना करूंगा। और हाँ, तुम्हें भी धूल चटा कर ही दम लूंगा। आओ तो जरा। ये सुनकर प्रेम और राज हंसने लगे। तुम सबको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर एक जख्म का लंबा कट, हट्टा कट्टा बॉडी टाइप और हाँ, एक हाथ पर लगा हुआ फ्रैक्चर का कास्ट। प्रेम और बाकी सबके सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विक्की भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब वेल ट्रेन्ड फाइटर्स थे। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चल कर आ रही थी।
उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विक्की भाई को डरकर प्रोटेक्शन फीस या फिर जिसे हफ्ता कहा जाता था वो भेजते थे, आज उन्होंने उसी विक्की भाई से पंगा ले लिया था। अंदर आते ही विक्की भाई ने एक नजर जमीन पर गिरे हुए अपने आदमियों को देखा और प्रेम की तरफ देखकर कहा, अभी अभी कौन मुझे चैलेंज कर रहा था? एकदम से घबराहट के मारे प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हकलाते हुए विक्की भाई से जवाब में कहा, भाई वो हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि सामने आप खड़े थे, हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर विक्की भाई ने अपने कदम आगे बढ़ाए और प्रेम के पास जाते हुए उससे कहा, ओ तो मजाक था, कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं? ये सुनते ही प्रेम और राज पारस की तरफ देखने लगे। पारस ने फिर थोड़ी हिम्मत की और डरते हुए विक्की भाई से सवाल करते हुए कहा, हाँ? कैसा मजाक भाई? ये सुनने के बाद विक्की भाई ने कुछ सोचने का दिखावा किया। कुछ देर की खामोशी के बाद विक्की भाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने पारस की तरफ देखकर उससे कहा, क्यों ना गोटियां खेली जाएं, बचपन में जैसे खेलते थे, लेकिन कुछ नया करते हैं, एक ट्विस्ट के साथ। बस इस बार तुम तीनों की आंखों के साथ खेलेंगे। जैसे ही पारस ने ये बात सुनी, डर के मारे बेचारा कांपने लगा। विक्की भाई की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़े गुंडों में से एक आदमी पारस की तरफ बढ़ने लगा। अब प्रेम भी घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं सच में पारस और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए प्रेम ने कुछ सोचा और बहुत हिम्मत करके विक्की भाई से कहा, विक्की भाई क्यों ना हम बात करके इस मामले को सुलझा दें? मगर जवाब में प्रेम के सीने पर एक जोर की लात पड़ी और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उन दोनों ने विक्की भाई से रोते हुए कहा, विक्की भाई हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज। मगर अगर वो बेरहम ना होता तो विक्की भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा कैसे बन पाता। उल्टा उसने अपने आदमियों को इशारा किया और विक्की भाई के गुंडे हंटर से पारस और राज को मारने लगे। वो सब के सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर रूपल और शनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विक्की भाई को अपने सामने चल रही ये पिटाई देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा एक लड़का। बैठे हुए आहान ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। इस विक्की को पीटे हुए मुझे अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सोचते हुए आहान ने अपनी वाइफ शनाया का हाथ धीरे से खींचकर उसे अंधेरे में कर दिया ताकि किसी की नजर शनाया की ओर ना जाए। विक्की भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन 3 रईसों के बिगड़ैल बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। मार खाते हुए एकदम से राज बेदी ने कुछ सोचा और विक्की भाई से कहा, विक्की भाई हमें जाने दीजिए। अगर आपने हमारा पीछा छोड़ दिया तो मैं पापा से कहकर आपको 2 करोड़ भेज दूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। वैसे ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा और पारस अग्रवाल की आंखों में उम्मीद नजर आने लगी कि इतना अच्छा ऑफर सुनने के बाद विक्की भाई उन्हें पक्का छोड़ देंगे। वो तीनों अब विक्की के एक्सप्रेशंस की तरफ देखने लगे। विक्की भाई ने कुछ कंसीडर करने के बाद राज बेदी से सवाल करते हुए कहा, 2 करोड़, रकम तो अच्छी है। वैसे तू तो अपने मेयर का बेटा है ना? विक्की के इस सवाल को सुनकर राज बेदी की जान में जान आ गई। उसने सोचा कि मेयर का बेटा होने का सुनने के बाद विक्की भाई तो उसके पैर पकड़कर उससे माफी भी मांगेगा और उसे जाने भी देगा। ये सोचकर राज बेदी की आंखें चमकने लगी। उसने मुस्कान के साथ विक्की भाई की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, मैं ही हूँ, मेयर का बेटा। ये सुनते ही विक्की भाई के चेहरे पर नफरत उतर आई।
विक्की भाई ने फिर अपना दांत पीसते हुए राज बेदी से कहा, साले, तेरा बाप भी मेरा नाम सुनकर डर से कांपने लगता है और तू मुझे उसका नाम सुनाकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या तेरे 2 करोड़ से मेरी जिंदगी चल रही है? पैसे? हाँ? राज बेदी की तो अब हालत देखने जैसी हो गई थी। वो बेचारा अब रोने लगा। विक्की भाई ने फिर अपने एक आदमी की तरफ देखकर उससे कहा, 1 मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर भी इसकी जुबान खामोश नहीं हुई तो गर्दन भी तोड़ दो, और फिर याद से उसके चौथे के दिन मेरी तरफ से मेयर को 2 करोड़ भेज देना, समझ गया? विक्की भाई की बात सुनकर उसके आदमी ने हामी भरते हुए कहा, जी भाई। विक्की भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और राज बेदी को मारने की तैयारी करने लगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रूपल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही रूपल ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। इससे पहले कि रूपल कुछ कह पाती, इससे पहले जमीन पर लेटे हुए गजेंद्र ने खड़े होते हुए कहा, कमीनी, तुम अभी भी अपना मुंह चला रही हो? इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। गजेंद्र के सवाल पर रूपल ने कुछ भी नहीं कहा, मगर अब विक्की भाई रूपल की तरफ इंटरेस्ट लेकर देखने लगे। अचानक से उसकी आंखों में दिलचस्पी नजर आने लगी। वैसे भी विक्की भाई को खूबसूरती बहुत भा जाती थी और रूपल वो खूबसूरती और फिगर के मामले में शनाया से कम नहीं थी। इसलिए विक्की भाई को रूपल अपने नए टारगेट के तौर पर पसंद आ गई। उसने रूपल की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहा, क्या ये मेयर का बेटा या उसका कोई दोस्त तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूपल ने तुरंत ना में सर हिला दिया और अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए विक्की भाई से बोली, नहीं, प्रेम और बाकी दोनों मेरे दोस्त थे। वो तो इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए। मगर इससे पहले रूपल अपनी बात पूरी कर पाती, विक्की भाई ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, क्या मैंने ये सब पूछा था? ये सुनते ही नर्वस होकर रूपल की नजरें झुक गई। उसने घबराते हुए विक्की भाई से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब विक्की भाई के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। तभी गजेंद्र ने विक्की भाई को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, अब इस सब में बातें करके वक्त बर्बाद करने जैसा कुछ नहीं है। आज रात आप इस लड़की को अच्छा सबक सिखा दीजिए, आगे से ज्यादा मुंह चलाना भूल जाएगी। गजेंद्र की बात का क्या मतलब था, ये वहां मौजूद हर कोई जानता था। ये सुनते ही विक्की भाई की आंखें चमकने लगी। उसने रूपल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है कि गजेंद्र सही कह रहा है, मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये कहते हुए विक्की भाई की आंखों से लालच टपक रही थी। मगर इससे पहले वो या कोई और कुछ कह पाता, एक कॉन्फिडेंट आवाज ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक कॉन्फिडेंट आवाज ने कहा। विक्की भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एकदम से विक्की भाई ने रूपल का हाथ छोड़ दिया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये आवाज किसी और की नहीं, शनाया की थी। अब तक जिस शनाया को देखकर विक्की भाई की आंखें खुश हो जाती थी, आज उसी शनाया को देखकर विक्की भाई के माथे पर पसीना उभर आया था। विक्की भाई को प्लाजा बार में उस दिन जो हुआ किसी फ्लैशबैक की तरह याद आ गया। आहान ने जिस तरह से उसे और उसके आदमियों को, यहाँ तक के रॉकी को भी मारा था, उसके बाद अब तक विक्की भाई को चैन की नींद नहीं आई थी। विक्की भाई के हाथ का फ्रैक्चर, आंखों में उभरा डर और वो सारी यादें किसी ट्रॉमा से कम नहीं थे। और विक्की भाई पर आहान से मिलने की नौबत सिर्फ और सिर्फ शनाया की वजह से आई थी। जहां एक तरफ विक्की भाई की सांसें अटक रही थी, गजेंद्र को इस सिचुएशन को देखकर मजे आ रहे थे। उसने विक्की भाई से कहा, भाई क्या दिन है, एक ही रूम में शहर की 2-2 खूबसूरत लड़कियां मिल गई। ऐसा नजारा तो बाहर में भी देखने को नहीं मिलता। लगता है आज रात आपके मजे हैं। अपनी ये बात कहते हुए गजेंद्र ने अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ा दिया। मगर इससे पहले कि वो शनाया को छू पाता, विक्की भाई ने गुस्से से चिल्लाकर उससे कहा, हाथ हटाओ और निकलो यहाँ से। विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरत में थे, क्योंकि अंधेरे से कोई बाहर आ गया था, जिसे देखकर विक्की की भी धड़कनें तेज हो गई थी। वो कोई और नहीं, आहान था। विक्की भाई को अपनी जान प्यारी थी,
और ये गजेंद्र अपनी और विक्की भाई की मौत को न्योता दे रहा था। इस सब से अनजान गजेंद्र ने कहा, भाई लेकिन गजेंद्र आगे कुछ कह ही नहीं पाया। विक्की ने उसे धमकाते हुए कहा, मिस शनाया के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। विक्की भाई की इस बात को सुनकर जितनी हैरानी गजेंद्र को हो रही थी, प्रेम और बाकी सब भी उतने ही शॉक थे। खुद शनाया भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने जब से विक्की भाई को इस रूम के अंदर आते हुए देखा था, उसके दिल में अजीब सा डर मचल रहा था। लेकिन जब शनाया ने देखा कि रूपल खतरे में थी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार थी, मगर विक्की भाई के ऐसे रिएक्शन ने उसे हैरान कर दिया। शनाया अब थोड़ी परेशान हो गई। इस बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, इस विक्की को क्या हो गया है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैं तो बस यही प्रे कर रही थी कि कभी इस विक्की भाई का चेहरा ना देखना पड़े, लेकिन इस आदमी के तो रंग ही बदल गए हैं। एकदम से ऐसा क्या हो गया है? कहीं ये सब इस विक्की की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या सच में विक्की भाई किसी प्लान के साथ आया था? क्या शनाया सच का पता लगा पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। थोड़ी देर में पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूं। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर शनाया की किसी बात को सुने बिना ही विक्की भाई वहां से चला गया। गजेंद्र अपने बॉस की नाराजगी से घबरा रहा था, तो उसने भी रूपल और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और जल्दी जल्दी में विक्की भाई का पीछा करने लगा। और बचे कुचे 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। अब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में शनाया, आहान और रूपल ही बचे हुए थे। शनाया ने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रूपल की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, वो विक्की भाई तुमसे इतना क्यों डरता है? तुम्हें देखने के बाद तो विक्की भाई के होश ही उड़ गए थे। रूपल के सवाल को सुनने के बाद शनाया एक कुर्सी पर बैठ गई और एब्सेंट माइंडेड होकर बोली, रूपल, अगर मैं ये कहूँ कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया था। ये सुनने के बाद रूपल ने पूछा, तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विक्की भाई के बारे में सब कुछ बताओ। ये क्या चैप्टर है? शनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। उन सब बातों को याद करते हुए शनाया एक बार फिर से सहम गई थी। उस दिन की बात और आज जिस तरह का बिहेवियर विक्की भाई का था, उन दोनों चीजों के बारे में सोचकर रूपल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। इस बारे में सोचते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया कह रही है कि उसने प्लाजा बार में पुलिस के आने की वजह से सब कुछ रुक गया था, और उस दिन के बाद आज जब शनाया और विक्की एक दूसरे से मिले तो विक्की भाई के सारे तेवर कहीं गायब ही हो गए थे। जो गुंडा शहर के मेयर से नहीं डरता, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और केस के डर से शनाया के सामने भीगा बिल्ला कैसे बन सकता है? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचने के बाद रूपल ने एक नजर आहान की तरफ देखा और आंखों में एक अजीब तरह का डाउट लेकर कहा, सुनो आहान, क्या तुम विक्की भाई को जानते हो? ये एक औरत का सिक्स्थ सेंस था जो रूपल को ये कह रहा था कि विक्की भाई के बदले तेवर का आहान से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर था। मगर आहान ने ये सवाल सुनने के बाद अपने कंधे उचका कर कहा, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है भला? आहान ने अपनी बात इस तरह कही थी कि शायद ही कोई उसकी बात पर शक कर पाता। वो बहुत अनजान बनकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि विक्की भाई का नाम उसने पहली बार सुना था। मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, क्या सच में? आहान ने हेल्पलेस लगते हुए रूपल से कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर उस विक्की भाई से ही पूछ लो। सिर्फ रूपल ही नहीं, शनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर शनाया के इस अंदाजे में कोई भी लॉजिक नहीं था।
जैसे कि आहान ने कहा था, आहान एक नॉर्मल इंसान था जिसका स्पॉटलाइट से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी गुंडे को पर्सनली कैसे जान सकता था? ये सोचकर शनाया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था। लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिशी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने से भी रोका था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था? ये सब कोई इत्तेफाक है या सच में मेरा इंट्यूशन सही तरफ जा रहा है? दूसरी तरफ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद गजेंद्र ने जल्दी से विक्की भाई को अप्रोच किया। सॉरी भाई, मेरा आपको किसी मुसीबत में डालने का कोई इरादा नहीं था। मगर विक्की खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए गजेंद्र को डांट लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। जो जरूरी था वो ये कि विक्की भाई जल्दी से जल्दी इस होटल से बाहर निकल पाता। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र की माफी को नजरअंदाज कर दिया। गजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वैसे वो लड़की का क्या नाम था? हाँ, शनाया। क्या वो किसी बड़े बैकग्राउंड से आई है? आप उसे देखकर इतने नरमी के साथ क्यों पेश आ रहे थे? ये सवाल सुनने के बाद विक्की भाई ने सीधा जवाब देकर कहा, नहीं, वो लड़की किसी खास बैकग्राउंड से नहीं आई है। लेकिन जो लड़का उसके बैकग्राउंड में खड़ा था ना, वो कोई आम लड़का नहीं है। बहुत तगड़ा बंदा है वो। अगर आगे से कभी वो लड़का दिखे तो भाग जाना। उसके सामने जाने की हिम्मत भी मत करना। विक्की भाई की आंखों में झलक रहे डर को देखकर गजेंद्र कंफ्यूज हो गया। उसने एक और सवाल करते हुए कहा, भाई उसने ऐसा क्या किया है? इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई ने अपने हाथ पर लगे फ्रैक्चर की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, ये दिख रहा है, उस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उस दिन अगर आहान की बीवी वो शनाया बेहोश ना हुई होती और उसे बचाना जरूरी ना होता तो शायद मैं जिंदा भी ना बच पाता। विक्की भाई की बात सुनने के बाद एक डर की लहर गजेंद्र के दिल में उठ गई। थैंक यू भाई। अगर आपने सही वक्त पर मुझे नहीं रोका होता तो वो लड़का मेरा भी हाथ तोड़ देता। विक्की भाई ने जब ये बात सुनी तो उसका गुस्सा खत्म हो गया। विक्की भाई समझ सकता था कि उस आहान के डर से किसी की हालत कैसी हो सकती थी। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कोई बात नहीं, अब आगे से ख्याल रखना। ऐसी किसी मुसीबत को खुद ही गले मत लगा लेना जो तुम्हें आगे जाकर तकलीफ पहुंचा सकती है। समझ गए? गजेंद्र ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी और विक्की भाई गजेंद्र और अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से चला गया। शनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोरबेल बजने लगा। शनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, मॉम तो शाम में आने वाली थी ना, जल्दी कैसे आ गई? आहान को भी कुछ पता नहीं था। उसने कंधे उचकाते हुए शनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, शायद मॉम कुछ भूल गई होंगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विक्की भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। क्या विक्की भाई ने बदला लेने के लिए किसी को यहाँ भेजा था? आहान ने बिना कुछ कहे बस सवालिया अंदाज से उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने घबराते हुए कहा, सर, वो विक्की भाई ने ब्रीफ केस भेजने के लिए कहा था। विक्की भाई की तरफ से एक बार फिर से सॉरी, ये लीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफ केस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफ केस की तरफ घूर कर देखा मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और फिर उस ब्रीफ केस को दरवाजे पर रखकर वहां से चला गया। आहान को ये जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी शनाया वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन आया था? आहान ने दरवाजे से ब्रीफ केस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए शनाया से कहा, विक्की भाई की तरफ से ये ब्रीफकेस आए हैं। क्या है इस ब्रीफकेस में? मुझे ये विक्की भाई नामी इंसान कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। ये जो कुछ भी करता है उससे मुझे सब कुछ वियर्ड ही लगता है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफ केस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफ केस खोल दिया। जब आहान और शनाया ने उस ब्रीफ केस के अंदर देखा
उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, What the hell? उस ब्रीफ केस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शनाया हैरान हो गई थी? क्या विक्की भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सामने खड़े आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विक्की भाई सच में पागल हो गया है क्या? उसने बिना सोचे समझे इतना सारा कैश हमारे घर क्यों भेज दिया? उस ब्रीफ केस में 50 लाख रुपए कैश थे, जैसे कि विक्की भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। वैसे शनाया, अब आपने क्या करने का सोचा है? शनाया के तो होश उड़ गए थे। उसने पैनिक करते हुए कहा, आहान, हम ये नहीं ले सकते। हमें इस पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विक्की भाई ने ये पैसा किसी की जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब शनाया की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में शनाया कितने साफ दिल की लड़की थी। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफ केस को बंद करने का मन बना लिया, मगर जैसे ही उसने ब्रीफ केस को बंद करने के लिए हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और फिर इस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूँ आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूँ तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। विक्की भाई। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विक्की भाई को पैसे दिए थे, शनाया ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं, हमारा भी तो नुकसान हुआ है। ये सुनकर आहान ने हामी भर दी और कहा, आपका जो भी फैसला है, मैं आपके साथ हूँ। आहान मन ही मन में विक्की भाई की होशियारी की तारीफ कर रहा था। आखिरकार एक छोटे से नोट से ही उसने शनाया का फैसला बदल दिया था। कुछ सोचने के बाद शनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रखेंगे और बाकी के आधे, मतलब 25 लाख रूपल को दे देंगे, ओके? आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। आज शनाया ने बहुत डेस्परेट होकर ये फैसला किया था कि उसे अपने और आहान के रिश्ते को आगे बढ़ाना था, इसलिए उसने कोई बहाना सोचा और आहान के रूम में आ गई। आहान सवाल करते हुए बोला, शनाया, आप यहाँ? क्या हुआ है? शनाया ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में बिहेव किया, मानो वो तो बस ऐसे ही आहान के कमरे में आई थी। क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? इस सवाल को सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। आहान ने ऐसा कहा तो शनाया बेफिक्र होकर आहान के बेड पर बैठ गई। शनाया अब वहां कंफर्टेबल हो गई थी तो आहान का ध्यान अपने कमरे की तरफ गया, जहां उसके शर्ट्स, टॉवेल और कुछ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। आहान ने जल्दी जल्दी से उन्हें सही करना शुरू कर दिया। आहान को इतना रेस्टलेस होते हुए देखकर शनाया ने मन ही मन में कहा, क्या सच में आहान को मेरे यहाँ आने से इतना फर्क पड़ रहा है? ये जानकर मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। एक मिनट, लेकिन रूपल तो कह रही थी कि आहान को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद वो सही कह रही थी, वरना मेरे यहाँ होने से आहान का ध्यान सफाई और उस टॉवल पर तो नहीं जाता। उफ यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। क्या सच में मुझे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है? ये आहान तो मुझे एक नजर देख भी नहीं रहा। ये सोच सोचकर शनाया बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ आहान को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। उसने अपनी शर्ट को अलमारी में रखते हुए अपने आप से ही कहा, आज शनाया को क्या हो गया है? क्या वो किसी वजह से आई है? जब भी शनाया सोने से पहले मुझसे मिलने आती है, मेरी नींदें उड़ जाती हैं। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। 15 मिनट बीत गए, लेकिन उस रूम में
सन्नाटा छाया हुआ था। अब आहान और शनाया के बीच का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। आहान बेड के सामने खड़ा था। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान, वो विक्की भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूँ। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों से कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहान को हर कोई नीचा दिखा रहा था, मगर फिर भी सिर्फ शनाया के लिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था। शनाया को इस बात का एहसास हो गया कि शादी के पहले दिन से ही आहान एक डेडिकेटेड हस्बैंड रहा था, लेकिन खुद शनाया को ये बात समझने में 3 साल लग गए थे। मगर अब शनाया ने अपना मन बना लिया था कि वो भी आहान के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनकर रहेगी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखो, तुम अभी हाँ कह रहे हो। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसे से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे, ऑडी या फिर BMW, जो तुम्हें पसंद आए। शनाया की ये बातें सुनकर आहान दंग रह गया। उसने शनाया से ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आहान ने बस एक ही शब्द कहा, क्या? आहान की हैरानी भी अपनी जगह सही थी। रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के सामने एक फरारी खड़ी थी। अगर वो चाहता तो मिस्टर विक्रम से कहकर एक कार का पूरा शोरूम खरीद सकता था, लेकिन शनाया, जिसने आज तक आहान को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, अचानक से उसके लिए कार खरीदना चाहती थी। आहान के ऐसे एब्सेंट माइंडेड एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया ने उससे कहा, देखो आहान, अब ये डिसाइड हो गया है। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। शनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था। वो आहान के लिए कार खरीदना चाहती थी, मगर आहान ने उससे कहा, शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब। आहान अपनी बात कह ही रहा था कि शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहान की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहान क्या कह सकता था। उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ये सुनते ही शनाया ने कहा, तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद शनाया आहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आहान बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आहान ने अपने आप से ही कहा, ये फीलिंग मुझे कई सालों के बाद आ रही है। कुछ दिनों पहले मुझे सारा फैमिली बिजनेस मिल गया। मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार है। दुनिया की सबसे कमाल की स्पोर्ट्स कार भी है। इतना पैसा है कि जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। लेकिन उन सब चीजों ने मुझे कोई खुशी नहीं दी। लेकिन आज जब शनाया ने मुझे कोई गिफ्ट देने का कहा तो बहुत अजीब सी खुशी हुई। वैसी खुशी जैसे मॉम मेरे लिए बलून्स लेकर आती थी तब होती थी। शनाया ने मेरे बारे में सोचा, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि शनाया को मेरी बाइक से एम्बैरेस्ड फील होता है, लेकिन वो मुझे खुश देखना चाहती है, इसीलिए वो ये कार खरीदना चाहती है। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा खुश नसीब इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज आहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, शनाया और आहान कार खरीदने के लिए ऑडी के शोरूम में चले गए। शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी से मैच करती हो। जेंटल लेकिन स्ट्रॉन्ग। बाहर से भले ही लग्जूरियस लुक हो, मगर कार अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ?
शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए उस सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, ये मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है। जरा देखो इसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आती है ना, ये बात वो डिजर्व नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। ये बातें जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और ये उन हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? उन्हें हमारी सबसे बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली शनाया सेटिस्फाइड लगने लगी। जैसे कि वो चाहती थी, ये ब्लैक ऑडी उसे बहुत ही एलिगेंट वाइब दे रही थी, जैसे कि आहान देता था। शनाया ने एक बार आहान से पूछा। हमेशा की तरह आहान शनाया के डिसीजन में उसके साथ था, तो शनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं, क्या हमें ये आज मिल सकती है? वो सेल्स पर्सन लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने आहान और शनाया से कहा, आज क्यों, आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए। आधे घंटे में ये कार आप ले जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। क्यों ना होता ये शनाया की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट जो था। शनाया ने आहान से कहा, तो चले। शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और वो मैसेज खोलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था, तो वो कह रही है कि नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम। क्या शनाया अपना सवाल पूरा कर पाएगी? इस पर आहान का क्या जवाब होगा?